हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम एक यूनिक एनालिसिस करने वाले हैं। पहली बार ऐसी एनालिसिस हम करेंगे बैंक का। जब हम रिव्यू करेंगे यहां हम टर्न अराउंड को हम समझेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या सही में टर्न अराउंड हुआ है या नहीं पिछले कुछ सालों में, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, अप्रैल 29 जिस दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 और फाइनल रिजल्ट्स जो है आने वाले हैं, और ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये आगे का जो डायरेक्शन है वो हमको बताने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, पुराने डेटा और जो लेटेस्ट डेटा है उनको कंपेयर किया है। पुराने डेटा से मेरा मतलब है दिसंबर 2019 का डेटा और दिसंबर 2022 जो कि अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा है उनको हमने कंपेयर किया हुआ है। अब ये दिसंबर 2019 क्यों? क्योंकि देखिए 3 साल हो चुके हैं और ये कोविड से पहले का डेटा है। तो क्या होगा कि हमको जो कोविड का जो डिस्ट्रप्शन वाला जो डेटा है, क्योंकि उस समय में सब कुछ डिस्टर्ब हुआ था, तो वो डेटा हमको ना मिले। कोविड से पहले क्या सिचुएशन थी उनको हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो किसी भी बैंक को जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, वो होता है कासा रेशियो, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, किसी भी बैंक के लिए कासा जो है एक सस्ता पैसा होता है। इनफैक्ट ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। देखिए समझ लीजिए आपने 100 रुपए जो भी है पूरी बैंक में है, ठीक है, कुछ रुपए जो होंगे बैंक्स ने बोरो किए होंगे, कुछ फिक्स डिपॉजिट में होंगे, कुछ करंट अकाउंट में, कुछ सेविंग अकाउंट में होंगे। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो देखिए 2019 दिसंबर में बैंक के पास समझ लीजिए 100 रुपए थे, तो 24 रुपए के आसपास का ये कासा रेशियो था। इनफैक्ट आप देखेंगे 2019 मार्च को ये 11 रुपए के आसपास में था। अब जैसे मेरा खुद का जो फ्रेमवर्क है, यहां मैं जरूर मानता हूं कि किसी भी बैंक का कासा रेशियो 40 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाएगा। 40 से नीचे हो, 35 से 40% के बीच में हो तो मैं थोड़ा न्यूट्रल रहता हूं। लेकिन कोई भी बैंक 35% से नीचे कासा रेशियो हो तो फिर ये बिल्कुल नेगेटिव होता है। ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी बैंक का जैसे 24% 30% कासा हो तो बाकी का पैसा कहां से आ रहा है? फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है। और फिक्स डिपॉजिट थोड़ा महंगा होता है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि उनको 7% 8% इंटरेस्ट देना रहता है। अब देखते हैं लेटेस्ट क्या डेटा कहते हैं। लेटेस्ट डेटा से मेरा मतलब है दिसंबर 2022, यही कासा रेशियो 24% से बढ़कर 50% हो गया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है जहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट चीज में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। अगला चीज है बैंक की टोटल डिपॉजिट्स। 2018 में देखिए जो भी कासा डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, फिर उसके बाद बैंक्स जो है बोरोइंग करती हैं, ये सब मिला के 60,767 करोड़ की जो है डिपॉजिट्स थी। दिसंबर 2019 में बढ़कर 67,000 करोड़ के आसपास में हो गई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर हुआ। अगर अभी आप देखेंगे दिसंबर 2022 में ये लगभग 3 गुना हो चुकी है। ये 1.87 लाख करोड़ की यहां पर हो चुकी है। यही दिसंबर 2018 में 67,000 करोड़ के आसपास में था और 2022 4 साल दिसंबर में 1.87 लाख करोड़ हो गई है। तो बैंक की जो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रही है और जो कासा है वो भी अच्छा रहा है। अब ये इतने सारे नंबर्स हैं, लेकिन देखिए जब भी हमको एनालिसिस करनी है तो नंबर्स को भी जानना पड़ेगा। देखिए ये है लोन के नंबर्स, और यहां पर बैंक ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली थी। जब नए जो सीईओ है उस समय मिस्टर वैद्यनाथन जब आए थे उस समय में बैंक जो था मैक्सिमम लोन्स, आप जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये मार्च 2018 में प्री मर्जर, ठीक है, बैंक 73,000 करोड़ के आसपास की बैंक की लोन थी, ठीक है, जो उन्होंने बाहर दिया हुआ था। उसमें आप देखिए कॉर्पोरेट्स को 27,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर को 26,000 करोड़, 53-54,000 करोड़ रुपए की जो लोन है 73,000 करोड़ में, मतलब मैक्सिमम लोन कहां जा रही थी? इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही थी। बड़े रोड बनाने हैं, बड़ा पावर प्लांट बनाना है, वहां पर लोन जा रही थी। और अगर आप हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन देखेंगे तो कुछ नहीं था, 10% के आसपास में था। लेकिन ये एक चेंज आया और उन्होंने फोकस कहां पर किया? ये रिटेल लोन में। रिटेल लोन मतलब क्या? जो लोन आपको हमको मिलती है वहां पर जो है फोकस किया। अब हम क्या लोन लेते हैं? पर्सनल लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए, 2 व्हीलर के लिए लोन देते हैं। तो यहां पर बैंक ने फोकस किया। और अगर अभी आप देखेंगे मैक्सिमम बैंक का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वही होम लोन, 2 व्हीलर लोन, कंज्यूमर लोन, रूरल लोन वहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अगर आप देखेंगे दिसंबर 2022 में आप देखिए 5,572 करोड़ के आसपास है। उस समय में क्या था? आप देखिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन 26,000 करोड़ की लोन थी। तो ये बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन लिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोन नहीं देने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 26,000 करोड़ हुआ। दिसंबर 2019 आते आते 15,000 करोड़ हुआ। और यहां पर आप जैसे देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे 5,500 करोड़ हुआ। एक ऐसे ही मैं आपको यहां पर होम लोन का आंकड़ा दिखाता हूं। उस समय में होम लोन देखिए सिर्फ 1,600 करोड़ थी मार्च 2018 में। ये 2019 दिसंबर में बढ़ के 6,000 करोड़ हो गई और अभी आप देखिए 17,783 करोड़ है। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से रिटेल लोन बढ़ रही है, लेकिन जो बड़ी होलसेल इंफ्रा लोन है वो कम हो रही है। और इसका बहुत बड़ा कारण था ये डेटा। अब ये डेटा क्या बोल रहा है
कि बैंक ने लगभग, उस समय की बात है, ठीक है, ये 4-5 साल पहले की बात है, बड़े बड़े जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं और थर्मल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कोई एक बड़ी जो एनबीएफसी है उनको उन्होंने लोन दिया हुआ था और ये लोन लगभग 3,500 करोड़ के आसपास में तकलीफ में आ गई थी, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई एक लोन है 239 करोड़ की, कोई 548 करोड़ की, कम से कम भी 17 करोड़ की एक लोन जा रही है, हाईएस्ट में देखिए 963 करोड़ की लोन जा रही है। अब सोचिए कंपनी को आपने 1,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है, आपकी खुद की उस समय की बुक्स लगभग 70,000 करोड़ के आसपास में है और वो लोन अगर खराब हो जाए तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ 3,500 करोड़ के आसपास की और बाकी भी कितनी सारी लोन्स होंगी। उस समय बुक भी देखिए ना हमने, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की बुक थी, उसमें 3,500 करोड़ की बुक बिल्कुल स्ट्रेस में आ गई थी। तो इसीलिए बैंक ने तब डिसीजन लिया कि हम इंफ्रा और होलसेल लोन से हम रिटेल लोन की तरफ जाने वाले हैं। और उस समय में बैंक ने बड़े लॉसेस भी किए थे, जैसे दिसंबर 2019 की अगर आप बात करेंगे 1639 करोड़ का उस समय में लॉस किया था। दिसंबर 2018 में देखिए 1538 करोड़ का लॉस किया था। तो ये लॉस जो है उस समय हो रहे थे। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में डिसरप्शन हुआ था और उसके बाद भी अगर अभी जो लेटेस्ट जो नंबर है हमारे सामने वो ये है कि बैंक ने अभी 605 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। उनकी इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हो रही है। उस समय अगर आप इंटरेस्ट इनकम में देखेंगे, क्योंकि जो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम बहुत जरूरी होता है, 4,000 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट इनकम थी, अभी आप देखेंगे 6,000 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट इनकम है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे Q3 मतलब दिसंबर 2021 में 281 करोड़ से अभी 605 करोड़, तो ये इंपॉर्टेंट बढ़ रहे हैं। तो अब इन सब नंबर्स को तो हमने एनालिसिस किया, अब फाइनल इन नंबर्स से हमको क्या समझ में आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं और वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलर लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं, साथ साथ लेटेस्ट मार्केट अपडेट और लर्निंग मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूं इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, जिससे बहुत लोगों को वैल्यू मिली है। और साथ साथ यहां पर बहुत सारे कोर्सेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बड़े डिस्काउंट में। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में और भी कोर्सेस यहां पर ऐड होने वाले हैं दोस्तों। अब फाइनल व्यू क्या है, हमने डेटा देखा, डेटा देख के हमको पता चला कि डिपॉजिट में ग्रोथ हो रहा है, लोन में ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है। इंफ्रा की अगर हम बात करेंगे वहां से वो दूर जा रहे हैं और रिटेल लोन की तरफ आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी देखेंगे, मतलब जो एनपीएस जो है ये अब बहुत ही कम हो गए हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये एनपीए का नंबर है, अगर आप दिसंबर में देखेंगे, ये लेटेस्ट डेटा है, उस समय में नेट एनपीए 1.03% हो गया है, जो कि बहुत कम कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स भी आ रहा है, आरओए आरओई भी आ रहा है। प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे जैसे हमने देखा 605 करोड़ हो रहा है। एसेट्स आप देखेंगे 25% ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ के लिए 2022-23 बहुत सारी बैंक को स्ट्रगल हो रहा था, वहां पर भी उन्होंने 44% का ग्रोथ किया है। तो ओवरऑल इन सब नंबर से क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक के जो नंबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करते हैं किसके साथ, प्री कोविड के नंबर्स के साथ, तो नंबर्स अच्छे हो रहे हैं। तो अभी वैल्यूएशन क्या कहता है, और वैल्यूएशन के लिए हमको प्राइस टू बुक बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहां पर हम लोग एनालिसिस वैल्यूएशन का करेंगे। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं रिजल्ट से पहले, ये 56 रुपीज के आसपास में शेयर प्राइस है। हम लोग जनरली बैंक्स को पीई रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक रेशियो में हम लोग एनालिसिस जनरली करते हैं। तो उनका अगर आप 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.1 है। अभी अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे ये 1.6 के आसपास में है। दैट मीन्स अपने 5 साल के जो एवरेज है उससे यहां पर ज्यादा जो है प्राइस टू बुक में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमने पिछले 4-5 साल में देखा भी है कि बैंक के द्वारा टर्न अराउंड भी हुआ है। और देखिए कोई भी कंपनी या बैंक का टर्न अराउंड होता है, कोई भी अच्छा से खराब होता है या खराब से अच्छा होता है, तो मल्टीपल्स जो हैं वो डी रेट या री रेट भी हो सकते हैं। यहां पर खराब से अच्छा हुआ है तो इसका मतलब है थोड़ा सा यहां पर री रेटिंग भी हुई है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये 1.6 ज्यादा है या कम है। अब इसका आंसर देखिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग है यहां कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। अब मैं अगर बैंक के पिछले कुछ सालों का अगर मैं रिकवरी के हिसाब से देखूं तो फिर हमने देखा है कि 1.1 से 1.6 हुआ है, मतलब एक अच्छी सिग्निफिकेंट रेटिंग यहां पर री रेटिंग हुई है। अब 1.6 जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिला है, अगर मैं कंपेयर करता हूं फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के साथ, उनको यहां पर 3.4 का प्राइस टू बुक मिला हुआ है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक स्ट्रॉन्ग बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करता हूं तो 3.75 का प्राइस टू बुक मिला है। तो मार्केट के ऊपर है कि वो किसको क्या प्राइस टू बुक जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर मैं किसी पीएसयू बैंक को ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऐसे ही एक यूनियन बैंक को मैं ले लेता हूं, उनको प्राइस टू बुक आप देखिए 0.7 का मिला हुआ है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मार्केट किसको 0.7 भी दे रहा है, किसी को 3.5 भी दे रहा है और किसी को 1.5 भी दे रहा है। ठीक है,
मार्केट को जब पता चलेगा कि कोई भी बैंक स्टेबल हो रही है, कंसिस्टेंट हो रही है, और फिर म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग शुरू होगी, एफआईआईज की भी कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग शुरू होगी, जो कि हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में, वो है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई हुई है। तो वही स्टेबिलिटी अभी पिछले कुछ सालों से आ रही है, लेकिन वही स्टेबिलिटी यहां पर रही तो प्राइस टू बुक रीरेट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 1.6 ही रहे, अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो ये फिर से नीचे भी जा सकता है प्राइस टू बुक, और प्राइस टू बुक नीचे जाएगा तो हो सकता है शेयर प्राइस भी नीचे जाए। अगर बहुत अच्छा रहा तो मार्केट रीरेट करके 2 भी कर सकती है, 2.5 भी कर सकती है, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंसी को देख रही है, प्रॉफिट्स को देख रही है, और जो भी हमने क्राइटेरिया कासा है, लोन ग्रोथ है, एनपीएज हैं, कितना यहां पर मैनेज कर सके अच्छी तरीके से, वहीं पर ही मार्केट का यहां पर फोकस है। तो कंसिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से दिखाई जा रही है। अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या फर्दर वैल्यूएशन अपसाइड यहां पर हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, जब Q3 के जब रिजल्ट आए थे तो उस समय में जैसे मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने 70 का टारगेट, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 59, एक्सिस सिक्योरिटीज 75 का टारगेट दिया हुआ था। मतलब ये उनकी तरफ से जब रिसर्च किया था तो फेयर वैल्यू थी। अब जब रिजल्ट्स आएंगे, अब देखिए जब नए नंबर आते हैं, नया डेटा आता है, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी उस हिसाब से इमर्ज होता है। ठीक है, अगर नतीजे उम्मीद से और अच्छे आ गए तो क्या होगा कि हो सकता है ये लोग और ज्यादा वैल्यूएशन उनको प्रोवाइड करें, जो टारगेट प्राइस है और थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कोई भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं आना चाहिए कि भाई अचानक से कोई एक बड़ा अकाउंट आ गया और बड़ा एनपीए हो गया, या फिर रिटेल ग्रोथ पर इतना फोकस कर रहे थे, रिटेल ग्रोथ नहीं हुआ। ये सब नेगेटिव सरप्राइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल 29, तो जो स्टेबल ग्रोथ चल रहा है वही ग्रोथ चलता रहे, उम्मीद जैसा किया जा रहा है वैसा ही ग्रोथ चलता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के जो प्राइस में जो वैल्यूएशन जो है वो अगर आप देखें तो 1.6 का वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास में लग रहा है। अब नेक्स्ट ट्रिगर 29 अप्रैल, जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं, अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब डिटेल्स आएंगी हम एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, और नए नए जो डेटा आएंगे वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।